हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये बैंक क्या काम करता है। तो देखिए, बैंक क्या काम करता है तो ये तो आपको पता होगा, लेकिन कंपनी के बारे में कुछ कुछ जो डिटेल्स होगी उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1921 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो यानी कि अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 100 ईयर्स इस बैंक को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। वैसे इस बैंक का नाम पहले कुछ और था, अराउंड 54 या अराउंड 1954 या 1960 के लगभग इस बैंक का नाम चेंज हुआ था। और अराउंड 1960 के लगभग इस बैंक का नाम तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक हुआ था। तो देखिए, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये मत समझिएगा कि ये गवर्नमेंट बैंक है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका कोई एक तरीके से बेसिकली कोई प्रमोटर नहीं है, एक प्रोफेशनली मैनेज ये हमें बैंक नजर आता है। तो देखिए, इस बैंक की अगर हम मेन फोकस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मेन फोकस इनका जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चरल कस्टमर्स होते हैं और जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं, तो उन्हें यहाँ पे कैटर करने का इनका मेन फोकस हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, मेनली अगर आप देखोगे तो इसका जो बैंक की अगर हम फोकस की अगर हम बात करेंगे, अराउंड जो इनकी 60 से 70% की जो इनकी ब्रांचेज हैं वो रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में हमें नजर आता है। तो यहाँ पे अर्बन एरियाज में इतना ज्यादा फोकस हमें इस बैंक का नजर नहीं आता है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में आज भी इतने सारे ऐसी जगह जहाँ पे बैंक की फैसिलिटीज नहीं है, तो वहाँ पे जाके ये बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। और वहाँ पे जो बैंक में जो रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं, तो उन्हें अगर इजीली लोन अगर अवेलेबल नहीं होता है, अगर ये बैंक देता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली हायर इंटरेस्ट वहाँ पे ये बैंक चार्ज करता है। तो इसकी वजह से इनके जो नेट इंटरेस्ट के मार्जिन है वो भी हमें यहाँ पे ज्यादा नजर आते हैं। अब अगर हम करंटली यहाँ पे कंपनी के टोटल ब्रांच नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो 509 कंपनी के टोटल ब्रांचेज हैं, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे 369 ब्रांचेज कंपनी के तमिलनाडु के अंदर ही है। तो ये अगर आप देखोगे मोर देन 70% की जो कंपनी की ब्रांचेज है वो हमें तमिलनाडु के अंदर ही नजर आती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 15 अदर स्टेट्स में भी ये कंपनी का प्रेजेंस है और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी हमें कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कंपनी का गुजरात के अंदर भी हमें देखा जाए तो काफी अच्छा प्रेजेंस हमें यहाँ पे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का नजर आता है। और अगर हम करंटली कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 5.08 मिलियन का यहाँ पे कस्टमर बेस है, यानी कि 50,08,000 का यहाँ पे कंपनी का टोटल कस्टमर बेस है, जो कि देखा जाए काफी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रैंक की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 100 ईयर्स की हिस्ट्री यहाँ पे, मतलब 100 साल से ये बैंक काम कर रहा है, तो ये काफी अच्छा प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तमिलनाडु के अंदर इस बैंक का काफी अच्छा प्रेजेंस है। और आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के अंदर लिटरेसी रेट काफी ज्यादा रहती है, और वहां पर लिटरेसी रेट काफी जहाँ पे इतनी ज्यादा रहती है तो वहां पे बैड लोन का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग ज्यादा लिटरेट होते हैं तो वो वहां पे ज्यादा जॉब वगैरह करते हैं, तो उतना ज्यादा यहाँ पे एनपीए का भी इशू कंपनी के लिए नहीं रहता है। और यहाँ पे रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चरल के ऊपर यहाँ पे बैंक का फोकस है। तो देखिए, जितने ज्यादा कस्टमर्स आपके होंगे, खास करके एडवांसेज में आपके जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे, तो वहां पर अगर एक कस्टमर ने भी अगर आपका बैड लोन अगर कर देते अगर हो जाता है तो वहां पे आपके ओवरऑल लोन बुक के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये काफी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। और अगर हम इनके कस्टमर डिपॉजिट की अगर हम बात करेंगे तो लगातार ये डिपॉजिट बेस इनका बढ़ रहा है, और खास करके कासा के ऊपर भी यहाँ पे बैंक का काफी ज्यादा फोकस हमें यहाँ पे नजर आता है। और लगातार ये प्रॉफिटेबल यहाँ पे बैंक ये रहा है, ज्यादा इनके यहाँ पे बैड लोन का इंपैक्ट अगर हम देखेंगे 100 साल की हिस्ट्री यहाँ पे बैंक की रही है, तो वहां पे इतने ज्यादा बैड लोन का इंपैक्ट इस बैंक के ऊपर कभी भी नहीं रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से बैंक को पैसा मिलने वाला है उसे बैंक कैसे यूटिलाइज करने वाला है, तो देखिए एक अच्छी बात हमें यहाँ पे ये नजर आती है कि यहाँ पे बैंक कोई भी पैसा यहाँ पे कोई भी अपना प्रमोटर वगैरह कोई अपना स्टेक नहीं बेच रहा है, सारा पैसा यहाँ पे बैंक के पास ही जाने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे टू ऑगमेंट टायर 1 कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो बेसिकली अगर आप देखोगे और नए ब्रांचेज ओपन करने के लिए और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है तो उसे अच्छे से उसे अच्छा करने के लिए यहाँ पे कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। और जो आईपीओ से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस यहाँ पे कंपनी को लगने वाले हैं वो भी आईपीओ से जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसी से यूटिलाइज होने वाला है। लेकिन जो लास्ट रीजन है वो इतना अच्छा में यहाँ पे नजर नहीं आता, क्योंकि कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होकर बेनिफिट यहाँ पे चाहिए, तो ये एक तरीके से एक नॉर्मल यहाँ पे फिनोमिना रहता है। अब अगर हम कंपनी फाइनेंशियल से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कंपनी का कोई यहाँ पे एक तरीके से प्रमोटर नहीं है, एक प्रोफेशनली मैनेज ये कंपनी नजर आती है, तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। और खास करके बैंक में अगर प्रोफेशनली मैनेज अगर कंपनी रहती है तो वहाँ पे बैंक के ग्रोथ के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं, और एक तरीके से देखा जाए काफी अच्छी ग्रोथ हमने यहाँ पे प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज में देखी भी है।
तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगातार पिछले 3 साल से यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली रेवेन्यू क्या होता है, एक तरीके से जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है वो यहाँ पे कंपनी की हमें नजर आती है, और उसके अलावा जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से जो कंपनी को रेवेन्यू मिलता है तो वो हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर में 464 करोड़ पे ये नंबर था कंपनी का, और अभी हमें यहाँ पे 901 करोड़ पे नजर आता है। तो देखा जाए तो ये नंबर काफी अच्छा है। और अगर हम नेटवर्थ की बात करेंगे यानी कि टोटल इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो 5335 करोड़ का हमें यहाँ पे नेटवर्थ भी नजर आता है, क्योंकि देखा जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। और अगर हम डिपॉजिट बुक की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35,000 करोड़ के डिपॉजिट यहाँ पे कंपनी के पास है। और अगर हम लोन बुक की अगर हम बात करेंगे अराउंड 27-28,000 करोड़ के यहाँ पे कंपनी ने लोन दिए हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 7 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, यानी कि जो आने वाले 5 तारीख है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। अगर हम कट ऑफ प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 525 रुपीज पर यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 28 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 14,700 रुपीज लगेंगे। अगर हम इश्यू साइज की बात करेंगे तो 831 करोड़ का हमें यहाँ पे ये आईपीओ नजर आता है। लेकिन एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये नजर नहीं आई, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिटेल कोटा सिर्फ 10% ही है, यानी कि अराउंड 83 करोड़ का ही हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। मुझे लगता है डेफिनेटली 800,000 करोड़ की डिमांड डेफिनेटली हमें रिटेल कोटा में देखने को मिलेगी, तो आराम से 10-12 टाइम हमें रिटेल कोटा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। और अगर हम एचएनआई कोटा की अगर हम बात करेंगे तो वो 15% है, यानी कि लगभग 120 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है। और बीएससी और एनएससी दोनों पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 14 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 15 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 14,700 रुपीज लगेंगे, और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के अंदर आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,91,100 रुपीज लगेंगे। और अगर आपको यहाँ पर अगर अभी आपके पास 2 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो अभी 2 लाख से 10 लाख का भी अभी यहाँ पे एचएनआई कोटा ओपन हो गया है। तो वहाँ पे आपको अगर आप 5 लाख की एप्लीकेशन अगर आप लगाते हो और अगर वहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलती है तो वहाँ पे सीधा आपको 2 लाख के शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 लाख से 10 लाख का भी और 10 लाख से ऊपर का भी हमें वहां पे एचएनआई कोटा नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 57 रुपीज का ईपीएस हमें कंपनी का 2022 में नजर आता है, और अराउंड 9 के पी रेशियो पे यहाँ पे कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं। तो यानी कि अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 8 से 8,500 करोड़ के वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि देखा जाए काफी अच्छी बात है। और देखिए अगर हम बैंक के रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम बात करेंगे अराउंड 1.6% के लगभग का रिटर्न ऑन एसेट बैंक का है, जो कि काफी अच्छा है। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे लगभग 15% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, ये भी काफी अच्छा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। और देखिए नेट एनपीए के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो 2019 में 2.4% पे नंबर था, अभी ये नंबर 1.8% पे नजर आता है। तो देखिए जो रिटेल कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस करते उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एनपीए नंबर हमें यहाँ पे कंट्रोल में नजर आते हैं। तो देखिए नेट एनपीए का नंबर जो ग्रॉस एनपीए बैंक के होते हैं तो उसके अंदर जो प्रोविजनिंग बैंक कर लेता है उसके बाद में नेट एनपीए का नंबर हमें नजर आता है। और देखिए नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे 374 रुपीज का यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू है, यानी कि अराउंड 1.5 टाइम्स यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जो कि देखा जाए वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे वैल्यूएशन यहाँ पे काफी अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे नजर आता है। तो एट दी एंड आपको क्या अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे काफी छोटा आईपीओ साइज नजर आता है, खास करके अगर हम एचएनआई और रिटेल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे दोनों का कोटा मिला के अराउंड 200 करोड़ के लगभग का हमें नजर आता है। और जिस तरीके की फिनोमिनल लिक्विडिटी हमें मार्केट में नजर आ रही है वहां पे एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में कोई करेक्शन वगैरह नहीं होते तो यहाँ पे अराउंड 20-25% की लिस्टिंग अभी करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो करंट आईपीओ सिनेरियोज अगर हम देखेंगे तो वहां पे मुझे लगता है कि अराउंड 20-25% के मिनिमम लिस्टिंग गेन्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये आईपीओ 2000 करोड़ के लगभग का होता तो वहां पे फिर भी मैं ये नहीं बोलता, लेकिन अभी आईपीओ छोटा है तो वहां पे मुझे लगता है कि वहां पे लगभग 20 से 25% के लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। डेफिनेटली आईपीओ आपने अप्लाई करना चाहिए। और अभी बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करेंगे मार्केट का रिस्पॉन्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हमें नजर आता है, लेकिन अगर हम पिछले 2 साल से अगर हम जितने भी बैंक वाले आईपीओ आए हैं तो वहां पे मार्केट इतना पॉजिटिव नहीं रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पे भी आपने ये देखना रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के पूरे
आईपीओ डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।